हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज जॉन लॉक। अब तक हमने मैकियावेली, हॉब्स और कई दो तीन पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे अरिस्टोटल, प्लेटो को हमने कवर कर लिया है। देन इसी डायरेक्शन में हम आगे चलेंगे और हमारे नेक्स्ट जो पॉलिटिकल थिंकर है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है जॉन लॉक। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, ठीक है। क्योंकि ये फादर ऑफ लिबरलिज्म कहलाते हैं और लिबरलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का, और वो एग्जाम में पूछता है। कभी फादर ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म पूछ लेगा, या फिर कभी उनकी इंपॉर्टेंट बुक को पूछ लेगा, कोई मेजर आइडियोलॉजी को पूछ लेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमें पढ़ना है आज जॉन रॉल्स के बारे में। तो उनके बारे में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इनके आइडियाज़ रहे हैं, कौन कौन से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं आइडियोलॉजीज़ में, और इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनका टाइम पीरियड समझेंगे। जॉन लॉक का जो टाइम पीरियड है वो 1632 टू 1704, मतलब 16 सेंचुरी के ये क्या है, एक बहुत मेजर पॉलिटिकल, 17 सेंचुरी के एक्चुअली ये बहुत ही मेजर पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, और इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ऐसी थी, इनकी बहुत ही ज़्यादा उदारवादी सोच थी। तो उदारवादी सोच में ये क्या क्या कहते थे, क्या क्या बात करते, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ तक इतना याद रखना है कि इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो चीज़ आपको आगे पता लगेगी, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो अ फिलोसफर, फिजिशियन एंड द पॉलिटिकल थिंकर। देखो, ये एक फिलोसफर भी थे, फिजिशियन भी थे, एंड क्या थे, पॉलिटिकल थिंकर भी थे, ठीक है। और इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक हमें देखने को मिलती है वो द टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बुक। इनकी काफ़ी सारी और भी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इसको स्टार मार्क कर लेना, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है और इसी बुक से ये लोग फेमस हैं। देखो, बहुत सारे जितने भी थिंकर्स हैं सब ने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कुछ एक काम उनके बहुत ज़्यादा फेमस हो गए जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं। चाहे आप मैकियावेली की द प्रिंस ले लीजिए, थॉमस हॉब्स की लेवियाथन ले लीजिए, अरिस्टोटल की आप पॉलिटी ले लीजिए, रिपब्लिक लीजिए आप प्लेटो की। तो ये जो कुछ बुक्स हैं इन लोगों की, पर्टिकुलर एक बुक है जो इससे ये लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, ग्रेसफुल हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो कि इन्हीं के आइडियाज़ से निकल कर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। जॉन लॉक का वॉज बॉर्न इन ब्रिंगटन, समरसेट, इंग्लैंड। अब देखो, इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है, ठीक है। इनकी एजुकेशन हम देखेंगे कहाँ से पढ़े हैं, क्रिस्ट चर्च से पढ़े हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से, ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी, और ये रॉयल सोसाइटी के बहुत बड़े मेंबर हैं, ठीक है। इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा घूमे फिरे हैं, अपने आइडियाज़ को भी इन्होंने डेवलप किया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बोली हैं, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये इंडिया भी आए थे, इन्होंने इंडिया में आए थे, घूमे फिरे थे। देन उसके ऊपर उन्होंने महिलाओं की कंडीशन के ऊपर बहुत सारी बातें वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद एम्पिरिसिज्म, नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। देखो, इनको ना एम्पिरिसिज्म से एसोसिएट किया जाता है। अब एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू आनी चाहिए। जब तक आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, कोई चीज़ देखी नहीं है, किसी को फील नहीं किया है, आप तब तक उसकी वैलिडिटी कैसे दे सकते हो। जैसे कि मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेना चाहूँगी गॉड को। बहुत सारे जो एथियस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं जब हमने गॉड को देखा नहीं है, फील नहीं किया है, उसका कोई मिरेकल नहीं देखा, तो हम उसके एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं हैं। तो सेम बात यहाँ पर कौन करते हैं, ये जॉन लॉक कहते हैं कि नॉलेज वही है, ज्ञान वही है जिसको आप एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर सको, ठीक है। तो एम्पिरिसिज्म पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। एंड एडवोकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अगेंस्ट मोनार्की, और इनका सबसे बड़ा जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये कहता है कि क्या होनी चाहिए, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, संविधान की सरकार होनी चाहिए, ना कि कोई राजा होना चाहिए, ना ही कोई एरिस्टोक्रेसी, ना ही ओलिगार्की होनी चाहिए, ठीक है। इसके ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में रहे हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि जब इस टाइम पीरियड में ये थे, ये तब भी ये उनके टाइम पीरियड में मोनार्की ही चलती थी देश में, बट स्टिल इनकी आइडियाज़ थे वो इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे, इतने अच्छे हो गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते थे, ठीक है। एंड दी डीपली इन्फ्लुएंस एनलाइटनमेंट थिंकर्स, और इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया, किनको, जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, आगे आने वाले थिंकर्स थे, चाहे वो आप कार्ल मार्क्स ले लो, एंजल ले लो, और हीगल ले लो, ये सारे थिंकर्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी इनकी, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से सारे लोगों ने क्या सीखा था, लिबरलिज्म के आइडियाज़ को देखा था। अगर आप 17वीं सेंचुरी को देखोगे तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ रहे थे पूरे यूरोप में, लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रेवोल्यूशन ला रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, और उन्हें तरीके से आइडियाज़ आते थे, आइडियोलॉजीज आती थी कि व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इट कुड बी द लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं से बहुत ज़्यादा लोग क्या हो गए, इन्फ्लुएंस, और उनकी टीचिंग्स को उन्होंने अपनाया, ठीक है।
इनका सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे तो इंग्लिश सिविल वॉर जो हुआ था 1642 से 1651 में, देन द स्ट्रगल बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट, तो उन्होंने अपने ही वॉज द आई विटनेस ऑफ दिस स्ट्रगल, ठीक है। मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में इतना बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, राजा बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया है, उसको कोई जनता की पड़ी नहीं है, वो अपने ही शौक मौज पूरे कर रहा है और जनता की सुन नहीं रहा है। तो ये क्या क्या ये अल्टीमेटली किस में आके बस्ट आउट हुआ, एक सिविल वॉर में हुआ था। सिविल वॉर का मतलब होता है जब जनता सड़कों पर उतर आती है अपनी मांग लेकर, ठीक है। तो इंग्लैंड में ऐसे ही बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ था जिसमें पार्लियामेंट थी और मोनार्की की पावर्स को थोड़ा क्या करना चाह रही थी, लिमिट करना चाह रही थी। लेकिन मोनार्क कैसा था, अपनी पावर को बिल्कुल भी लिमिट नहीं होने दे रहा था। उसका मानना है कि जो सोवरेन अथॉरिटी है वो गॉड से है, तो हम सोवरेन हैं, हमें कोई मत बताओ कि हम किसी लॉ से अवॉइड हैं, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन से अवॉइड हैं। तो जो टसल था ये बिटवीन इन जो मोनार्की और पार्लियामेंट की, तो वो इनका बहुत बड़ा एक वो देखने को मिलता है। इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा उस चीज़ पे पड़ा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ के फेवर में होना चाहिए, किस चीज़ के अगेंस्ट में होना चाहिए। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। देन उसके बाद उन्होंने 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी देख लिया। अब ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, ये भी इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जो जेम्स सेकंड थे, वहाँ के जो रूलर थे, राजा थे, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया था थ्रू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है जब जनता आक्रमणकारी हो जाए, सड़कों पे उतर आए, धरने प्रदर्शन करने लगे और सरकार से चेंज की डिमांड करने लगे। तो जब ऐसा टाइम पीरियड आया तो इस जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था उस टाइम क्या हुआ था, जेम्स सेकंड राजा थे वहाँ के, तो सारी जनता ने मिलकर क्या किया, उन्हें गद्दी से हटा दिया और वहाँ पे जाके पार्लियामेंट का एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसको ये जस्टिफाई कहते जो भी किया वो सही किया और ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। एंड लॉक पॉलिटिकल थॉट रिस्पॉन्स टू एब्सोल्यूटिज्म। देखो जो लॉक हैं, जॉन लॉक हैं हमारे, उनके जो पॉलिटिकल सोच है, जो राजनीति में वो अपने विचार रखते हैं, तो वो किसके रिस्पॉन्स में आते हैं, एब्सोल्यूटिज्म के रिस्पॉन्स में आते हैं। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है सारी जो शक्तियाँ हैं, सारी जो पावर्स हैं, वो एक सोवराइन में वेस्टेड होनी चाहिए, वो जो कहे वही होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जब वो इस तरीके की बात करते हैं तो यही चीज़ जो लॉक है उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है और इनके ही थॉट के अगेंस्ट में वो अपने कुछ थॉट देते हैं, ठीक है। एंड ही एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसेंट, और ये एक ऐसी सरकार को क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं जो सरकार पॉपुलर कंसेंट से बनी हो। पॉपुलर कंसेंट का मतलब होता है जब भारी से भारी संख्या में, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कंसेंट से, अपनी सहमति से क्या करते हैं, सरकार को बनाते हैं। साथ ही साथ उसको लिमिटेड अथॉरिटी देते हैं। इतना नहीं है कि उसको सारी प्रकार की अथॉरिटी दे दी कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक इंस्टीट्यूशन में पूरी पावर दे देते हो, सारी चीज़ चाहे वो लॉ की हो, किसी भी चीज़ का, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूर बन जाता है या फिर इतना रिजिड हो जाता है कि आप ही की एस्पिरेशन को वो लात मार देता है कि चलो हटो यहाँ से, आपका काम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लिमिट करने के लिए जो जॉन लॉक है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, पॉपुलर कंसेंट पे होना चाहिए बेस्ड। जिस तरीके से आज हम देखते हैं वोट डालते हैं, तो वोट हम कब डालते हैं, जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग एक पार्टी को फेवर करते हैं, वहाँ का सीएम बनता है, तो ये भी तो पॉपुलर कंसेंट है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंसान को वोट दिए, क्यों, क्योंकि उनकी इच्छा है कि ये हमारा सीएम बने या ये हमारा पीएम बने। तो इस तरह की बात कौन करते हैं, जॉन लॉक करते हैं, ठीक है। इनके आइडियाज़ बहुत सिंपल हैं, आपको आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट डे आप इन सारी चीज़ों को क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। इनके वर्क देख लेंगे, मेजर वर्क हैं टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए 1619 में लिखी। उन्होंने इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बताया कि किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में पार्लियामेंट को कितना ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की अपनी गवर्नमेंट से, वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। देन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में लिखी, जिसमें थ्योरी ऑफ नॉलेज की ये बात करते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था किस तरीके की नॉलेज की बात करते हैं, ऐसी नॉलेज जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैलिड हो सके, ठीक है, वैलिडेशन हो जिसका, इस प्रकार की नॉलेज की बात करते हैं। एंड अ लेसन कंसर्टिंग टॉलरेंस, ये 1689 में लिखी, जिसमें ये रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब यही होता है कि सारे लोगों को अपने धर्म को प्रचार करने के लिए या फिर धर्म को मानने के लिए आज़ादी होनी चाहिए थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम कह सकते हैं, या फिर हम जो कहते हैं धार्मिक आज़ादी होती है, वही इसी का मतलब सिंपल सा है। सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, सारे रिलीजन को यहाँ पे मानते हैं, प्रोपेगेट नहीं करते हैं लेकिन मानते हैं, सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं। एक प्राइवेट स्पेयर में आप अपने रिलीजन को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, ये बात कहते हैं कौन, जॉन लॉक। देन इनकी नेक्स्ट बुक हम देखते हैं सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, ये 1693 में लिखी, जिसमें ये एजुकेशन और मोरालिटी की बात करते हैं। एंड द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, रिलीजन और रेशनैलिटी की ये बात करते हैं, ठीक है। इनके आइडियाज़ भी थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग होंगे जो आप देख रहे होंगे उस टाइम की सेंचुरी में, ठीक है। देखो जब मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने कुछ मेजर आपको की पॉइंट्स बताए थे कि किस तरीके से जॉन लॉक और हॉब्स रूसो, ये सारे किससे हैं,
जॉन लॉक, और रूसो और हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब, ये तीनों बहुत ज़्यादा किसके फेवर में आते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फेवर में आते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब ये दुनिया बनी तो सारे लोग एकदम से कैसे थे? बारबेरिक थे, या फिर लोगों में क्योस फैला हुआ था, कुछ नहीं था, तो सारे लोगों ने मिलकर क्या किया? कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, सारे लोगों ने एक दूसरे की कंसेंट से क्या किया? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया, जिसमें कुछ शक्तियाँ कुछ लोगों को दी गई, कुछ को कुछ दी गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती गई। तो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, ये सारे तीनों थिंकर अलग, जिस तरीके से हॉब्स ने बोला था कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या था? बहुत ज़्यादा लोग सेल्फिश थे, इमोरल थे, उनमें कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाई। लेकिन वहीं जॉन लॉक हैं, वो एकदम डिफरेंट बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं था। जो हमारा स्टेट ऑफ नेचर था, मतलब जो हमारी प्राइमरीली जो हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, लोग बहुत आराम से रह रहे थे, ठीक है, रैशनल थे, गाइडेड बाय नेचुरल लॉ, वो इतने ज़्यादा रैशनल थे, अपने आराम से सोच सकते थे क्या खाना है, कहाँ रहना है, किसके साथ सोना है, कहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, किन से हमें बचाव करना है और किससे खुद को बच के रहना है। तो ये सारी लोगों में चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ कौन गाइड करता था? नेचर उन्हें गाइड करता था। मतलब अगर आप नेचुरल लॉज की बात करो या फिर नेचर में गाइड करता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जन्म हो गया, ठीक है, आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन आपकी जब आप बड़े हो जाओ तब भी आप में बहुत ज़्यादा समझदारी आ जाएगी। कैसे? आपको भूख लगी तो आपको पता हो जाएगा तब तक, जब आप 20-25 साल के हो जाओगे, कि इस फ्रूट से हमें ये फल खाना है, ये पानी हमें पीना है। ये कैसे आती है? ये थ्रू एक्सपीरियंसेस आती है। जब आपके पास नॉलेज होगी या फिर आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को, तभी आएगी, ठीक है। मोगली देखिए ना आपने, सारे लोग मोगली को तो जानते हैं, तो मोगली को बताने वाला तो कोई था नहीं कि ये खाना है वो खाना है, ठीक है। मोगली आई थिंक कार्टून है, इन रियल टाइम कैरेक्टर है, मुझे इतना पता नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कार्टून है वो। तो उसको किसी ने बताया तो था नहीं कि तुझे फल खाने हैं, यहाँ से पानी पीना है। वो कैसे सीखा? वो धीरे धीरे सीखा। कैसे सीखा? धीरे धीरे। जब उसने कोई गलत चीज़ खा ली होगी, वो कड़वी होगी, तो उसको पता लगा होगा, अरे अगली बार से ये चीज़ नहीं खानी है। फिर उसने एप्पल खाया हुआ, उसे मीठा लगा कि हाँ ये चीज़ खानी है। तो इस तरीके से क्या हुआ? इंसान गाइडेड अपने रैशनैलिटी से, वो खुद से सोच सकते थे, ठीक है। एंड पीपल पोजेस लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, नेचुरल लॉ की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं हर इंसान के पास लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का एक नेचुरल राइट होना चाहिए, ठीक है। ये इनसे कोई नहीं छीनना चाहिए। उनके पास लाइफ का राइट होना चाहिए, कोई इनसे उनकी ज़िंदगी नहीं छीन सकता, कोई उन्हें मार नहीं सकता, कोई उन्हें इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। उनके पास लिबर्टी होनी चाहिए हर तरीके की, वो जहाँ मन करे वहाँ जा सके, जो मन करे वो खा सके, जिससे मन करे उससे बात कर सके, ठीक है। इस तरह की बातें करते हैं। साथ में प्रॉपर्टी की भी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब इनका लेबर ओरिएंटेशन की ये बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं अगर 4 इंसानों ने मिलकर एक लैंड को साफ़ किया है, उसको कल्टीवेशन करने के लिए बनाया है उन्होंने, तो उस लैंड पे पूरी तरीके से उनका अधिकार होना चाहिए, कोई भी उन्हें उनका अधिकार ये छीन नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके की बात करते हैं। फिर चलो उन्होंने बता दिया कि चलो हाँ ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर ऐसा था जिसमें सब चीज़ें पीसफुल थी, बढ़िया थी। फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उस क्वेश्चन पे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का क्वेश्चन जो फॉर्मेशन है वो कंसेंट ऑफ द गवर्न से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आप जिस इंसान को रूल करोगे या फिर जिस प्रजा पे आप रूल करने जा रहे हो, तो वहाँ की प्रजा आपको राजा माने, वहाँ की प्रजा आपको PM CM माने, उन्होंने आपको अगर माना है तो ही आप रूल करने के काबिल हो, वरना वो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, एब्सोल्यूटिज्म में पहुँच जाएगा या फिर वो मोनार्की को दर्शाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंसेंट होनी चाहिए उन लोगों की जो गवर्न होने वाले हैं आपके रूल से। तो गवर्नमेंट के बारे में ये कहते हैं जॉन लॉक। दूसरा कहते हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, और जो भी गवर्नमेंट बने या फिर जो भी मोनार्क हो वो क्या हो, पहली बात तो मोनार्क को ही सपोर्ट नहीं करते हैं, पार्लियामेंट को ही सपोर्ट करते हैं। पार्लियामेंट में क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्रियल होगा या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो उसी में ये कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी तो पार्लियामेंट हमेशा क्या करेगी? जो प्रोटेक्ट करेगी किस चीज़ को? नेचुरल राइट्स को, मैन के। और नेचुरल राइट्स यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है राइट टू रिवोल्ट। रिवोल्ट करने का कैसा राइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस पर ये कहते हैं इफ़ गवर्नमेंट वायलेट कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर सरकार हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने आपस में किया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अगर उसको वायलेट करती है, ठीक है, उसको मानने से मना कर देती है या फिर वो बहुत ज़्यादा नक्चड़ी टाइप की हो जाती है, देन पीपल कैन रेसिस्ट और रिप्लेस इट। तो लोग इसको क्या कर सकते हैं? उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी भी तो हम ये कर सकते हैं, अगर मान लो प्रेजेंट BJP की सरकार है, उन्होंने हमसे बहुत बड़ी बड़ी वादे कर दिए और उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, तो नेक्स्ट चुनाव में हम क्या करेंगे? उनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड अनलाइक हॉब्स, लॉक बिलीव दैट स्टेट इज़ अ ट्रस्ट नॉट मास्टर। देखो हॉब्स का जो हॉब्स थे उनका मानना क्या था? जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर है, वो कैसा है? वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे बना हुआ है। मतलब लोगों से आप ट्रस्ट इतना कर सकते हो कि हाँ आप ऐसा मत करना वैसा मत करना। और क्या है, साथ में लोग सेल्फिश है, इमोरल है, लेकिन हाँ इस बात पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब लॉक हॉब्स ने इतनी बातें की हैं, वो
लोगों के सेंटर में आके कही हैं, लेकिन लोगों की बुराइयां की हैं, लेकिन लॉ कैसे नहीं है, ठीक है। हॉब्स ने ऐसी बात कही थी जो लोगों की बुराइयां करते हैं या फिर लोगों के बारे में थोड़ा सा सेल्फिश वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें नेचुरल राइट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से हमारे पास नेचुरल राइट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें इम्पॉर्टेंट देखेंगे नेचुरल राइट्स के बारे में। तो इनका नेचुरल राइट्स के बारे में क्या कहना था, क्या सोचते थे, वो देखेंगे। तो इनका मानना था राइट्स आर नेचुरल, इनअलाइनेबल एंड यूनिवर्सल। जो हमारे राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, राइट्स, वही 3 राइट्स, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का, वो नेचुरल है, नेचर ने हमें दिए हैं। जब नेचर ने हमें दिए तो हमें हमारा या फिर हमारा कर्तव्य बनता है हम उनको प्रिजर्व करके रखें, और किसी दूसरे का ये अधिकार नहीं बनता कि वो हमसे हमारे नेचुरल राइट्स को छीने, ठीक है। और इन्हें हमसे अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये कैसे इनअलाइनेबल है और यूनिवर्सल है, ठीक है। ये सारे लोगों को ही क्या है, ये राइट्स प्रोवाइडेड है। मैटर नहीं करता आप किस कंट्री में रहते हो, कहाँ रहते हो, लेकिन ये राइट्स आपके हैं, ठीक है। तो जिसमें लाइफ की बात करते हैं, लाइफ का मतलब क्या है, तो लाइफ का मतलब उनका सेफ्टी और एग्जिस्टेंस, ठीक है। आपकी सेफ्टी रहे, दूसरे आपको हानि ना पहुंचाएं, आपको कहीं मार ना डाले, और आपका एग्जिस्टेंस बना रहे, ठीक है। मतलब आप अगर दूसरे की मौत मरते हो मारने से, दूसरे की मारने से मरते हो, तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है, किस लिए, लाइफ के लिए। लेकिन अगर आप खुद की मौत मर जाते हो, भले किसी भी टाइम पे मरो, जल्दी मर जाओ, बाद में मर जाओ, लेकिन वो आपका राइट था, ठीक है। आपने, नेचर ने आपको वो राइट दिया था और आप इसे नेचर ने ले लिया, तो वो ऐसा हो सकता है। फिर ये बात करते हैं लिबर्टी की। चलो ठीक है, लाइफ की बात हमने कर ली, लिबर्टी कैसी हम लिबर्टी देंगे, तो इनका मानना है लिबर्टी होनी चाहिए थॉट की, एक्शन की, ऑफ बिलीफ की, ठीक है। एक्शन की मतलब आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, साथ में आप कुछ भी सोच सकते हो। इस थॉट की आपको बहुत बड़ी लिबर्टी दी गई है, ठीक है। बिलीफ की लिबर्टी दी गई है, आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हो, किसी भगवान को मान सकते हो, किसी धर्म को आगे प्रोपोगेट कर सकते हो। इस चीज़ की भी क्या दी गई है, हमें लिबर्टी दी गई है एज ए ह्यूमन बीइंग। फिर ये तीसरी हमारे नेचुरल राइट की बात करते हैं, जो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है एक्सटेंशन ऑफ लेबर एंड इंडिविजुअलिटी। इनका मानना है जितने भी लेबर हैं या फिर जो वर्किंग क्लास है, वो क्या करते हैं, अपने ही मेहनत से किसी लैंड मास को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, उसमें खेती करते हैं। तो अल्टीमेटली उस लैंड मास पर या फिर उस पीस ऑफ लैंड पर किसका हक होना चाहिए, जो वहाँ काम कर रहा है, जो वहाँ पे फार्मर है, किसान है, ठीक है, उसका हक होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देन लॉक फर्स्ट सिस्टमैटिक डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल थॉट। तो जो लॉक है, जॉन लॉक, हमें देखने को मिलते हैं, वो फर्स्ट सिस्टमैटिक डिफेंस देते हैं किस पे, ह्यूमन राइट्स पे, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। ह्यूमन राइट्स पे अभी तक किसी ने बात नहीं की है। आपने अभी तक इतने सारे थिंकर्स पढ़ लिए, प्लेटो पढ़ लिया, अरिस्टोटल, आपने कहीं देखा था जो नेचुरल राइट्स की कोई बात कर रहा हो या ह्यूमन राइट्स को बात कर रहा हो, कोई ह्यूमंस को सेंटर में रख रहा हो। सारे लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, सारे लोग मोनार्क की बात कर रहे हैं, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन लॉ ही ऐसे हैं पहले जिन्होंने क्या किया, ह्यूमंस को सेंटर में रख के उनके राइट्स की बात की है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये चीज़ क्या रखनी है, याद रखनी है। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, इनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है। देन प्रॉपर्टी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लेबर। उनका मानना है जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी पूरे देश की या फिर पूरे विश्व की हम जितनी भी प्रॉपर्टी मान लें, प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे लैंड, वो कहाँ से निकली, वो लेबर से निकली, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ था, पूरी दुनिया, पूरी, जब हर जगह बरसात वगैरह, अगर आप देखो एवोल्यूशन को पढ़ोगे ना, थोड़ा सा ज्योग्राफी में, हिस्ट्री को पढ़ोगे और थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सी से बनी, फिर बिग बैंग थ्योरी आई, देन उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लाउड्स बने, और हमेशा अर्थ पे क्या होती है, बारिश होती है, जिससे घने जंगल बन गए थे। उन घने जंगलों में ही जनजातियाँ पनपी, पानी में कीड़े मकोड़े पनपे। तो वो सारी चीज़ देख के हमें लगता है, फिर जब इंसान ज़मीन पे रहने लगा, ठीक है, एज अ एल्प्स, तो वो ज़मीन पे जब रहने लगा तो उसने क्या किया, उन सारे पेड़ों को काटना शुरू किया, घर बनाने शुरू किए, लैंड साफ़ की, यहाँ पे सीड्स डाल कर उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू किया। तो उनका मानना है ये जो लेबर है, जो ये काम है, मजदूरी एक तरीके से बोल दो, कि वो उसी से क्या होती है, उसी से ज़मीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। एंड मिक्सिंग लेबर विद नेचर क्रिएट ओनरशिप। और जब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, नेचर के साथ मिला देते हैं, तो वो क्या बनती है, वही ओनरशिप बन जाती है। मतलब मैं हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा फील्ड दिख गया, पूरा फील्ड ख़राब है, बंजर है, एकदम सूखी पड़ी मिट्टी है उसमें, लेकिन वो किसी का भी नहीं है। मैंने क्या किया, मैं वहाँ गई, आराम से जाके वहाँ पे उसको सही किया, उसकी टाइलिंग की, और उसको बढ़िया तरीके से पानी वानी दे के उसको क्या किया, बढ़िया, क्या बोलते हूँ इसको, फर्टाइल, हाँ, उसको बढ़िया तरीके से फर्टाइल बना दिया। अब उस लैंड पे बताओ किसका हक हुआ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने साफ़ किया है, मैंने उसको फर्टाइल बनाया है, मैंने उसमें एग्रीकल्चर किया है, तो वो लैंड पे हक किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, ठीक है। एंड टू नेचुरल जो लिमिट्स है उसकी भी ये बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल टू लिमिट्स कौन कौन सी, लीव इनफ एंड एज गुड फॉर अदर्स। इनका कहना है कि इतना ही लो जितना तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि आपको अगर ज़रूरत है, एक मान लो
10 ग्राम चावल की, तो 10 ग्राम ही लो। तुम्हारा क्या मतलब बनता है 2 किलो हड़प लिया कि हम कल खाएंगे परसों खाएंगे। तुम धन का संचय मत करो। ये बात कौन करते हैं? जॉन लॉक करते हैं। एंड प्रॉपर्टी मस्ट नॉट स्पॉइल, और जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने किसी भी प्रॉपर्टी को लेबर ओरिएंटेड बनाया, एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, फिर आप उसको अबंडन करके चले गए या फिर उसको पूरी तरीके से खराब कर दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स योर प्रॉपर्टी, टुवर्ड्स योर असेट, ठीक है। तो ये बात कहते हैं एंड ही जस्टिफाई प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और ये क्या करते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लिबर्टी की बात करते हो तो अल्टीमेटली आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हो, और जो कैपिटलिज्म है उसका एक रिपरक्यूजन क्या होता है? कैपिटलिज्म के साथ साथ इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। क्योंकि जब कैपिटलिज्म में सारे ही लोगों के पास फ्रीडम होगी, सारे लोगों के पास लिबर्टी होगी, तो समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा काम कर जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो सोच नहीं सकते, चाहे उनके हाथ पैर ठीक नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं, जिससे क्या है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी साथ में जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। और इनको देखो, जो कार्ल मार्क्स हैं आगे चल के उनके बारे में पढ़ेंगे, वो इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनके बाद में कहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं वो है बुर्जोसिस जस्टिफिकेशन। बुर्जोसिस का मतलब होता है हाई क्लास, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, अमीर गरीब बोल देते हैं या फिर पीजेंट्स और ओनर्स बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी जर्मन लैंग्वेज है आई थिंक। तो इसमें बुर्जोसिस बोलते हैं किसको? जो अमीर लोग होते हैं, अमीर वर्ग होता है, जिसको एलीट क्लास कहते हैं। साथ में प्रोलिटेरिएट उन लोगों को कहते हैं जो किसान वर्ग होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो बुर्जोसिस क्लास को जस्टिफिकेशन करने के लिए कह रहे हैं कि आपने अगर लैंड साफ की तो आपकी हो गई। मान लो अगर मैंने 5 लोग हायर कर लिए थोड़े से पैसे पे और मैंने कहा तुम 5 लोग ये पूरा लैंड साफ करो, तो उन सारे लोगों ने लैंड साफ कर दी, लेकिन वो ने मैंने पैसे दे के भगा दिया, वो लैंड फिर किसकी हो गई? मेरी हो गई। ना मैंने लेबर लगाया, ना मैंने अपनी फिजिकल मेहनत की, कुछ नहीं की, लेकिन मैंने किसी और से काम करवा के उसको पूरा अपनी तरफ खींच लिया। तो इससे क्या होगा? मैं अमीर बन जाऊंगा ना, वो तो बेचारे गरीब के गरीब रह जाएंगे, क्योंकि वो तो काम करके चले गए 2 पैसे के लिए। तो इसलिए कहते हैं कार्ल मार्क्स ये बहुत ज़्यादा कैसे हैं? बुरे हैं, मक्कार हैं। क्यों? क्योंकि बुर्जोसिस जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इनका सेपरेशन ऑफ पावर का भी मॉडल आप समझ लो। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, तो जो लॉक का मॉडल है वो तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला लेजिस्लेचर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, और फेडरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या है? सुप्रीम बट लिमिटेड बाय नेचुरल लॉ। जो लेजिस्लेचर होगी वो हमारे लिए कानून बनाएगी, आज भी तो यही होता है, ठीक है। जो लेजिस्लेचर है वो हमारे लिए कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करेगी, ठीक है। लेकिन इसकी पावर्स को भी लिमिट किया जाएगा बाय नेचुरल लॉ, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है डायरेक्टली। आज अगर आप प्रेजेंट डे क्या आप मास्टर्स कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी की नॉलेज होगी, किस तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं स्टेट को, स्टेट की पावर्स को कम करते हैं, ह्यूमन बींग्स को पावर ज़्यादा देते हैं, ठीक है। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरीके से वायलेट हो रहे हैं तो हमारे पास ये पावर है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाके उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि भाई इनको इन्फोर्स करो। क्यों? क्योंकि इनका वायलेशन हो रहा है। उसी तरीके से लेजिस्लेचर के बारे में कहते हैं कि लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, वो सुप्रीम है, लेकिन वो कुछ ऐसे नेचुरल लॉज को क्या कर सकती है? हार्म नहीं कर सकती, ठीक है, उसको सुपरसीड नहीं कर सकती है। फिर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, वो उसका मानना है इम्प्लीमेंट लॉ एंड एंश्योर सेफ्टी। ये क्या करेगी? जो एग्जीक्यूटिव है वो करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब जो लॉ बन गए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो कोई करेगा, उसका रख रखाव भी कोई करेगा, देखेगा वो सही से लॉ स्टैब्लिश हुई या नहीं की, तो वो एग्जीक्यूटिव करेगी। फेडरेटिव पावर्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन पॉलिसी और ट्रीटीज़ की बात करती है, जो वर्ल्ड नेशन पे होती है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह इन सब की बात फेडरेटिव पावर्स की बात करती है। इस तरीके से पार्ट्स का क्या होगा, पावर का क्या होगा? डिवीजन होगा बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम मॉन्टेस्क्यू बट इन्फ्लुएंस्ड हिम। देखो, इनका जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो मॉन्टेस्क्यू से बहुत डिफरेंट था। मॉन्टेस्क्यू स्पेशली इसीलिए जाने जाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। इन्होंने यूके और फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या किया था? उसको पढ़ा था अच्छे से, उसको कंपेयर किया था, देन अपना कॉन्सेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से पावर्स का सेपरेशन हो चाहिए। लेकिन इनका जो सेपरेशन ऑफ पावर था और जो जॉन लॉक का सेपरेशन ऑफ पावर वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बट इन्फ्लुएंस्ड हिम। उन्होंने जो मॉन्टेस्क्यू वो लेटर टाइम पीरियड में आते हैं, लेकिन उन्होंने भी जब अपनी टीचिंग्स लिखी, अपने पॉलिटिकल आइडिया डेवलप की, तब उन्होंने लॉक को क्या किया था? पढ़ा था, और लॉक के ही आइडियाज़ ने उन्होंने क्या किया था? इन्फ्लुएंस किया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होगा? चेक्स ऑन अथॉरिटी। देखो, जब सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो अथॉरिटी पे क्या होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस की एक प्रोविजन आ जाता है। अगर कोई मान लो लेजिस्लेटिव गलत काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव है उसको देखने के लिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिल के काम कर रही है, तो क्या है? जुडिशरी हमारी होती है प्रेजेंट डे। तो ये चेक्स एंड बैलेंस का एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? कहीं धांधली ना हो रही हो, कहीं गलत काम वगैरह ना हो रहे हैं, ठीक है।
तो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिलीजियस टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट। अब देखो रिलीजियस टॉलरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें ये एडवोकेट करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइज। अब देखो कितना आपको फैमिलियर लग रहा होगा कि हाँ भाई ये तो सब हम पढ़ते हैं, ये तो प्रेजेंट डे भी है। तो ये प्रेजेंट डे अब भाई इन्होंने 17वीं सेंचुरी में ये सारी बातें सोच ली थी कि इस तरीके से सरकार होनी चाहिए, इस तरीके की ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के लिए कौन कौन से रिड्रेसल मैकेनिज्म होने चाहिए, वो सारी चीज़ उन्होंने 17वीं सेंचुरी में सोच ली थी। सोचो इनको ये कितने महान थे। देन उन्होंने क्या किया है कि जो धर्म है उसकी हमें फ्रीडम होनी चाहिए, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। जिस तरीके से भारत एक सेकुलर नेशन है, कंसाइंस का भी मतलब यही होता है हम कहीं भी चिंतन मनन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का हमें कोई नहीं रोकेगा के। चर्च एंड स्टेट शुड बी सेपरेटेड, और जो चर्च है मतलब जो धर्म है और जो राजनीति है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अगर ये चीज़ इंडिया में सच में बता रही हूँ लागू हो जाए ना, जिस तरीके से फ्रांस में मैंने आपको लाइसाइट की पॉलिसी बताई थी, मतलब पूरी तरीके से जो रिलीजन है और पूरी तरीके से क्या है वो स्टेट है उसका कंप्लीट सेपरेशन है, ठीक है। रिलीजन के मामले में स्टेट बिल्कुल दखल नहीं देता और स्टेट के मामले में रिलीजन बिल्कुल दखल नहीं देता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो धर्म के नाम पर ही वोट मांग के सत्ता में आ जाती हैं, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन को फेवर करके आगे बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है ये बहुत ही घटिया चीज़ है, ठीक है। डेवलपमेंट में हिंड्रेंसेस आती है, लोग असल मुद्दे से भटक जाते हैं, सही बात क्या है जानने से वो उन्हें जानना भी नहीं होता, ठीक है। वो एक जब वो क्रेजी हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उन्हें सही गलत में फ़र्क देखना भी बंद हो जाता है। तो वही बात जॉन लॉक कहते हैं कि जो चर्च है और जो स्टेट है उसको हमेशा एक दूसरे से अलग रहना चाहिए, उनकी पावर्स अलग होनी चाहिए और इस तरीके से उनका सेपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट का ये काम कहते हैं कि बताओ अच्छा स्टेट का काम कहते हैं, ये कहते हैं प्रिजर्व सिविल ऑर्डर। जो सिविल ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करके रखो, नॉट एनफोर्स रिलीजन। और क्या है जो धर्म है उसको क्या करो, जबरदस्ती एनफोर्स मत करो, जो जैसा धर्म मानना चाहे उसे मानने दो, आप धर्म के रास्ते में मत आओ, ठीक है। ये बात कहते हैं। एंड लिमिटेड टॉलरेंस एक्सक्लूडेड एथियस्ट, नो मोरल बॉन्ड। और देखो लिमिटेड टॉलरेंस रखो जिसमें क्या करो, एक्सक्लूडेड एथियस्ट, नो मोरल बॉन्ड्स एंड कैथोलिक्स, लॉयल्टी टू पीपल, ठीक है। इनके बीच में ना लिमिटेड बॉन्ड होना चाहिए। पूरी तरीके से आप एक साइड में पूरी तरीके से अपने आप को टर्न नहीं कर सकते कि हाँ ये बढ़िया तो हम भी इन्हीं के जैसे हो जाएं, या फिर हम भी इन्हीं के जैसे काम करने लगें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ऐसा करोगे तो आप ही के लिए ये हानिकारक हो जाएगा और आप ही के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ी बना देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो लॉक, हॉब्स और रूसो को हम कंपेयर करेंगे। इनका कंपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, डिफरेंट आइडियाज़ पे बेस्ड है, लेकिन उनका जो कोर कॉन्सेप्ट आप देखो, कोर प्रिंसिपल देखोगे तो एक ही बात कहते हैं कि सारे लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में ताकि हम ऐसे रहें। हॉब्स कहते हैं कहीं लोग डर गए होंगे, डर के मारे उन्होंने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो वहीं लॉक कहते हैं नहीं नहीं, डर के मारे नहीं किया, वो पीसफुल थे, लेकिन उनको कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए था, उनको ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जो उनकी सेफ्टी को, एग्जिस्टेंस को क्या कर सके, सेफ गार्ड कर सके। वहीं रूसो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि सारे ना एकदम पॉपुलर हो गए, पॉपुलर सोवरेनिटी होगी, सारे लोग खुश होंगे, और अगर कोई राजा होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि उसने अपने आप से ही खुद कहा होगा कि हम सेपरेशन ऑफ पावर करेंगे और सारे लोग मिलजुल के रहेंगे। तो ठीक है, तो ये जो चार्ट है, ये जो स्लाइड है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा पढ़ लोगे आप, हॉब्स के बारे में पढ़ लोगे, लॉक के बारे में पढ़ लोगे और रूसो के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा फोकस बनाए रखना, ठीक है, यहाँ से आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए किधर भी। तो यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग क्या क्या बातें कही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एस्पेक्ट को देखेंगे, ठीक है, यहाँ हॉब्स के आइडियाज़ देखेंगे, यहाँ लॉक के आइडिया देखेंगे और यहाँ पे रूसो के आइडिया देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंटली समझना इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कैसा था। इनका था नेस्टी, ब्रिटिश एंड वॉर की लाइक सिचुएशन थी, ह्यूमन बहुत सेल्फिश थे, मक्कार थे। देन क्या हुआ, एक स्टेट का क्रिएशन किया बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये माना है किसका, हॉब्स का। पहले ही पढ़ चुके इनकी तरह, इनके बारे में बढ़िया तरीके से। देन जो लॉक है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पीसफुल थे, सारे लोग बढ़िया तरीके से रहते, रैशनल थे, समझदार थे सारे लोग। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमारे और भी सारे नियमों को बढ़ा सके हमारे लिए, चाहे वो रेलवेज़ के नियम होंगे, रोड एंड ट्रैफिक के नियम होंगे, हेल्थ के नियम होंगे। तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एक इंस्टीट्यूशन में वेस्टेड करना चाहते हैं, जहाँ से वो क्या करें, उसको एक्सरसाइज करो, हमारे वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है। वहीं रूसो कहते हैं कि नोबल सेवेज का वो देते हैं अपना कॉन्सेप्ट, और फ्री की बात करते हैं, मतलब सारे ह्यूमन बींग्स कैसे थे, फ्री थे, मस्त थे, एकदम खा पी रहे थे, खुश थे। देन उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में।
और इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो किस तरीके से था, सबमिट टू सोवरेन। जो राजा थे उसको उन्होंने सबमिट कर दिया, अपने आप को उन्होंने बोल दिया कि आज से जो कुछ हो आप ही हो राजा जी, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप ही हमारा करता रहता हो, आप हमारा भला अच्छा आप देखो। हमने अपनी जितनी भी हमारी इच्छाएं थी या फिर हमारी जितनी भी चीज़ें थी हमने आपके अंडर में कर दी हैं, बस आप ही जानो हमारा क्या भला है क्या नहीं है, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं, हॉब्स कहते हैं। वहीं लॉक कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंसेंट की गवर्नमेंट नहीं है, सारे लोगों ने मिलकर तय किया होगा कि हम आपको सरकार बना रहे हैं, तो हम तुम्हारे इस बेसिस पे सरकार बना रहे हैं कि तुम ये फैसला करो हमारे खेत कोई ना खाएं, हमारे जानवर हम पे अटैक ना करें, कोई किसी से लड़ाई ना करे, सही का साथ दो। तो ये कहते हैं कंसेंट पे सरकार बनी थी। वहीं पे रूसो जो कहते हैं वो कहते हैं जर्नल विल। जर्नल विल का मतलब होता है सारे लोगों की जब इच्छा हो जाती है, एक जैसी इच्छा हो जाती है, तब क्या करती है वो वैसा ही काम होता है, ठीक है। सारी सर्वसम्मति से ये बना है कौन, रूसो। रूसो का और लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा सेम सा लगता है, ठीक है। इनके में जो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है सोवरेनिटी, मतलब जो शक्ति है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो हॉब्स सीधे सीधे कहते हैं एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए। वहीं पे जो लॉ कहते हैं वो कहते हैं लिमिटेड होनी चाहिए, सरकार को इतनी पावर मत दो कि आगे जाके टोटलिटेरियन या फिर डिक्टेटर बन जाए, ठीक है। उतनी ही पावर दो जितनी वो सही से एक्सरसाइज कर सके और आपके राइट्स का ध्यान रखे, ठीक है। यहाँ पे जो रूसो हैं वो कहते हैं कलेक्टिव सोवरेनिटी की बात करते हैं। ऐसी सोवरेनिटी, ऐसा राजा, ऐसी पावर का हेड जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ये सारे लोगों पे क्या करें, कलेक्टिवली रूल करें, ठीक है। मतलब कोई एक हेड ना हो सरकार का, सरकार के 3-4 हेड हो, ठीक है। इस तरह की बात कौन करते हैं, रूसो करते हैं। इस पर जो राइट टू रिवॉल्ट की बात करते हैं तो हॉब्स मना करते हैं, नहीं नहीं भाई राइट रिवॉल्ट मत करो, अगर आपको कुछ चाहिए तो सरकार से निवेदन करो, आग्रह करो, रिवॉल्ट मत करो। लेकिन लॉक कहते हैं नहीं तुम बिल्कुल रिवॉल्ट करो। और रूसो भी कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हारी सरकार बात नहीं सुन रही है, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रही है, तुम्हारे देश को डुबा रही है, ठीक है, जो वादे किए वो नहीं सुन रही है, तो आप क्या करो, सरकार को भी गिरा दो, आराम से बढ़िया तरीके से आप अपने आप को रूल करो, रिवॉल्ट करो। तो रिवॉल्ट की परमिशन तो भाई इन्हें मिल गई बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि लॉक को लिबरलिज्म का फादर क्यों कहा गया। तो लॉक के जो आइडियाज़ थे लिबरलिज्म के ऊपर वो किस तरीके के आइडिया थे, क्या आइडिया कहते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते थे, जिसमें राइट्स की बात करते थे। हमने पहले देख लिया था ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी इनके नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है। उनका मानना है कि हमारी जो ड्यूटीज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारे राइट्स ज़्यादा हो चाहिए। एज अ ह्यूमन बींग हम यहाँ इन्जॉय करने आए, हैप्पीनेस शुड बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ। तो इस तरह की बातें कौन करते हैं, जो लॉक करते हैं। साथ में लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब आप ये सारे जो फीचर्स देख रहे हो ये किस में होते हैं, ये सारे लिबरलिज्म के होते हैं, जिसमें क्या होता है लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पावर इज ट्रस्ट बेस्ड, और जो पावर होनी चाहिए वो ट्रस्ट की बेसिस पे होनी चाहिए। आज हमने किसी सरकार को चुन के भेजा है सत्ता में, तो हमारा कोई भरोसा ही होगा उस पर। हमने बोला हो कि हमारे भरोसे आप जीत के जा रहे हो ताकि आप हमारे एस्पिरेशंस को, हमारे विलिंगनेस को फुलफिल करो, हमारी लाइफ को ईजी बनाओ और हमें क्या हो बहुत सारी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है। दूसरा तीसरा इसमें देखेंगे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। जितना भी नियम कानून है वो एक लॉ बुक से आना चाहिए, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लॉज होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है सब कुछ वैसा ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी कौन करते हैं, सबसे पहले जॉन लॉक करते हैं। एंड रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, जिसमें सेकुलरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म का जो बेसिस है वो यही कहता है कि आपके राज्य में या फिर आपके पूरे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो किसी भी मान्यता को अगर मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते कि आप क्यों मान रहे हो, ये प्रैक्टिस आप ऐसे क्यों फॉलो कर रहे हो, ऐसे नहीं वैसे। ये आपका निजी मुद्दा नहीं है। जो उनकी निजी लाइफ है या फिर जो उनके निजी मामले हैं उनमें सरकार को बिल्कुल भी दखल नहीं देनी चाहिए। ये बात कौन कहते हैं, जॉन लॉक कह रहे हैं। साथ में इंस्पायर्ड यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो यूएस का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया था 1776 में, जो राइट्स की बात करता था, वो इनमें से राइट्स लेकर, ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस किया था। साथ में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, उसने भी इन सारे आइडियाज़ को क्या किया था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। अब देखो जो लॉक के आइडिया है वो एजुकेशन पे समझ लो, एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में वो क्या सोचते समझते हैं। तो इनका जो मानना है, जो चाइल्ड का माइंड होता है वो टेबुलर रासा बोलते हैं, जिसे ब्लैंक स्लेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। टेबुलर रासा का सेम कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बच्चे का दिमाग होता है वो एकदम ब्लैंक होता है, पूरी तरीके से खाली होता है। टाइम के साथ साथ क्या होता है उसके अंदर नॉलेज भरी जाती है, ठीक है। अगर मैं 7 साल की हूँ तो मेरे अंदर अलग तरीके की नॉलेज होगी, हो सकता है बुक से रिलेटेड हो, थोड़ी सी मेरी खेलने वेलने की मेमोरी हो, ये सारी हो मेरी नॉलेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी 23-24 साल की हूँ तो मेरी नॉलेज कैसी होगी, मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप होगी। मे बी मेरी पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हिस्टोरिकल नॉलेज अच्छी हो, मैं एक्सपीरियंसेस चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये एज फैक्टर है या फिर ये एक्सपीरियंस फैक्टर। तो ये बात कौन करते हैं, जॉन लॉक करते हैं, ठीक है।
एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, और इनका सेम वही कॉन्सेप्ट है, जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान आज हमारे पास है, वो सब कहाँ से आता है, एक्सपीरियंसेस से आता है। हमें कोई भी बात ऐसी हवा में नहीं कहनी चाहिए जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकें, और इसी चीज़ को एम्पिरिसिज्म कहते हैं, ठीक है। एंड एम्फोसाइज रैशनल, मोरल एंड सिविक एजुकेशन, ये किसमें रैशनैलिटी के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन शुड बी रैशनल, ठीक है, तार्किक होना चाहिए, ऐसी चीज़ है तो क्यों है, ऐसी चीज़ है तो क्यों नहीं है, और ऐसी हो गई तो कैसे हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में घूमने चाहिए। तार्किक बनो। आप जब तार्किक बनते हो तो आपके दिमाग में ना और भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन आप अगर किसी एक बात को हाँ वही मान के बैठ जाते हो ना, तो आपका दिमाग एकदम डम हो जाता है, बंद डिब्बे की तरह हो जाता है, क्योंकि वो आगे सोचना ही नहीं चाहता। जितना आप सोचोगे उतने ज़्यादा आपके पास सवाल आएंगे, जितने ज़्यादा सवाल आएंगे आप उतने ज़्यादा क्यूरियस बन जाओगे, ठीक है। और ये सिविक एजुकेशन की बात करती हैं, अपने स्टेट में जितने भी लोग हैं उन सबको पढ़ाओ लिखाओ आराम से, और ये सारे काम किसके होंगे, सरकार के होंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस मॉडर्न थ्योरी ऑफ लिबरल एजुकेशन, और ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो मॉडर्न थ्योरी कहती है लिबरल एजुकेशन का। लिबरल एजुकेशन का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक। अब देखो सबका क्रिटिसिज्म हुआ है तो जॉन लॉक कैसे रह जाएंगे, उनका भी कोई ना कोई क्रिटिसिज्म ज़रूर होगा, ठीक है। तो उनके क्रिटिसिज्म क्या है, क्या बात करते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो इनका जो क्रिटिसिज्म है प्राइमरीली वो सबसे पहले निकल के आता है जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स हैं, लेटर वो एक थॉट ऑफ स्कूल में डेवलप हो गया था। तो इनके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं डिफेंडेड कैपिटलिज्म एंड प्रॉपर्टियल राइट्स। तो इनका ये मानना है जो ये लिबरलिज्म की बात करते हैं वो अल्टीमेटली किसकी बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं। और कैपिटलिज्म क्या करता है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करता है। तो इनके आइडियाज़ को ये लोग बिल्कुल नकार देते हैं कि नहीं, आपने जो प्रॉपर्टी का राइट दिया है लोगों को वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब इंसान के पास प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है कि कौन गरीब होगा, कौन समाज में अमीर होगा। तो ये जो राइट आपने दिए हैं वो बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फिर दूसरे निकल के आ जाते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक। अब जो फेमिनिज्म वाले वो भी कोई ना कोई बात कहेंगे। तो ये कहते हैं इग्नोर राइट्स ऑफ वीमेन। ये क्या करते हैं, विमेंस के राइट को इग्नोर करते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर में मैन को रखते हैं, मैन की ही बात करते हैं। और देखो लिबरलिज्म से को भी ये लोग फेमिनिस्ट जो थिंकर्स है वो लिबरलिज्म को भी थोड़ा एक मानते हैं कि लिबरलिज्म की वजह से भी क्या है, विमेंस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि लिबरलिज्म कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, और कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन जाता है विमेंस को उस सोसाइटी में आने में या फिर उस रेस में हिस्सा लेने में जहाँ पे सारे के सारे मेंस हों, ठीक है। ये बात कौन करते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक करते हैं। और पैट्रियार्की अनचैलेंज्ड, उनका मानना है कि जो पैट्रियार्की है वो उसको अनचैलेंज की बात कौन करता है, जॉन लॉक करते हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो, लिबरलिज्म से सारी बुराइयां हैं, इस तरीके से मानते हैं सारे के सारे थिंकर, ठीक है। कॉलोनियल जो क्रिटिक है वो ये कहते हैं जस्टिफाई प्रॉपर्टी राइट्स दैट इनेबल कॉलोनाइजेशन। ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी राइट को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, जिससे कॉलोनाइजेशन की जो थ्योरी है या फिर कॉलोनाइजेशन माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है। कैसे, मान लो कि हम इंडिया वाले हैं, ठीक है, हमारे पास बढ़िया एकदम आर्मी वगैरह है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज वगैरह है। हमें कल को एक पता लग गया एक कंट्री है, उस कंट्री में ना बहुत ज़्यादा वैसे लोग रहते हैं, एकदम से नॉर्मल पीपल रहते हैं, और उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है ना कुछ और है, वो बहुत बेसिक प्रिमिटिव लोग हैं एक तरीके से। हम गए अपनी मॉडर्न कार वार लेकर एकदम शिव वगैरह लेके वहाँ पे जाके कब्जा कर लिया, ठीक है। और हमने बोल दिया कि ये जगह पे हम क्या करेंगे, आज से हमारा रूल है। क्यों, क्योंकि यही हमारा प्रॉपर्टी राइट को जस्टिफाई करता है। आपने अभी भी तो कहा कि जिसने जो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, उसको लैंडेबल बना लिया, कल्टिवेबल बना लिया, वही आपकी हो जाएगी। तो ये क्या कहता है, कॉलोनियल माइंडसेट यही तो था। कॉलोनीज वाले आते थे, कहीं जाके कॉलोनी बनानी, बस गए वहाँ पे और कहते थे ये हमने जगह साफ़ की है, इस पे हमारा अधिकार है और हम यहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें कौन करते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग करते हैं। तो ये कहते हैं कॉलोनियल क्रिटिक जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि ये नहीं, ये जो प्रॉपर्टी का राइट है वो बहुत ज़्यादा अनचैलेंजेबल राइट देती है, प्रॉपर्टी का राइट बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर आप इसको इस टर्म में देखो, प्रॉपर्टी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, लेकिन उसको भी हटा दिया गया था प्रॉपर्टी राइट को, ठीक है। तो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म को भी समझेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं जो नेचुरल राइट्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उनसे कोई नहीं छीन सकता, यूनिवर्सली अप्लाइड है, कोई उनसे ले ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, उनकी लाइफ को नहीं खतरा पहुंचा सकता, उनकी लिबर्टी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट नहीं कर सकता, और उनकी प्रॉपर्टी को उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये बात भी कौन कहते हैं, ये लॉक कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेगेसी समझ लेंगे। जॉन लॉक की फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स थ्योरी की इन्होंने फाउंडेशन दिया था, जिसमें नेचुरल राइट्स की बात की थी, जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं कि सरकार होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होनी चाहिए, एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो देश बेकार है और अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड स्टेट पावर चाहिए, सरकार की पावर को लिमिट कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको अनलिमिटेड पावर देगी और आगे
चल के वही मोनार्की या अरिस्टोक्रेसी बन गई। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ये प्रमोट करते हैं सारे लोगों को लिबरलिज्म, जिसका जो मन करे वो काम करो, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। और देखो इन्होंने किस किस को इंस्पायर किया, मॉन्टेस्क्यू हो गए, जेफरसन हो गए, रूसो हो गए, मिल हो गए, इन सारे थिंकर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, इंस्पायर किया है। एंड रिलेवेंट आइडिया इन डिबेट्स ऑन डेमोक्रेसी, आज भी ये बहुत ज़्यादा आइडिया रिलेवेंट है जब हम डेमोक्रेसी की डिबेट करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए कि थोड़ी सी कंजर्वेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये बात करते हैं। फ्रीडम के आइडिया को डिस्कस करें, चाहे सेकुलरिज्म के आइडिया को डिस्कस करें या प्रॉपर्टी राइट को डिस्कस करें, तब भी हम जॉन लॉक के आइडियाज़ पे थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, क्या इनके आइडियाज़ प्रेजेंट डे हमारे काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट जॉन लॉक। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।